हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल व्यस्त स्वस्थ और मस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बिहार स्पेशल यहां से 10 नंबर करीब आने हैं आपके एग्जाम में। बिहार के इतिहास पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में कौन से राजा राज की क्या सारी चीज़ें हैं, इन पर चर्चा करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, पहला प्रश्न शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपका एप्रिसिएशन मिलता है तो, और आपके लिए और अच्छा करने का एक प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें राइट आंसर अगर बात करें वैवाहिक नीति की, तो अभी जो हम लोग पिछला पार्ट पर रहे थे उसमें जो अंतिम क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि किस जो बिंबिसार था उसने जो है कहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, तो उसी संबंधित प्रश्न ये भी है। तो इसमें राइट आंसर तो बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार जो है अपने जो राज्य की स्थिति का विस्तार करने का जो उसका प्लान था वो वैवाहिक नीति से था। अलग अलग लोगों से विवाह करता था, अलग अलग राज्य के राजाओं से, और वहाँ वो समझता जैसे वहाँ अपना राज्य का विस्तार करा। तो बिंबिसार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी अंग में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। ठीक है, बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले तो ये जान लेते हैं कि अजातशत्रु था कौन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो राज्य का विस्तार था वो कौन कर रहे थे, तो वो कर रहे थे बिंबिसार। तो जो बिंबिसार है, बिंबिसार, इसके पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु इसके पुत्र का नाम था सर। ठीक है, और बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का था। किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था। बात क्लियर है? इसमें देखिए, कभी कभी ये पूछा जाता है कि भाई जो गौतम बुद्ध हैं और महावीर स्वामी, इन दोनों के बीच जो मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दो महानायक, एक संस्थापक थे और एक 24वें तीर्थंकर थे, तो इन दोनों के समकालीन कौन था? तो वो था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ही था। अब देखिए, इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, वो कहाँ किलाबंदी की थी? तो भैया ये किलाबंदी उसने की थी कहाँ पे? राजगृह में। कहाँ पे? जो अभी वर्तमान का राजगीर है, राजगीर। और राजगीर किस जिले के अंडर में आता है? आता है बिहार शरीफ। किसके? बिहार शरीफ के अंडर में आता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए राजगीर, राजगृह, आपकी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो भी राजगृह में ही पहली संगीति हुई थी। किसके टाइम में? अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीत, पहली बौद्ध संगीत जो है ये अजातशत्रु के टाइम में राजगृह में ही हुई थी। प्रश्न आपसे दो तीन प्रकार से बन सकता है, बीपीएससी ने जो पूछ रखा है। एक तो ये कि अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था, तो आप बताएंगे बिंबिसार। आपसे ये पूछता है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो आप बताएंगे हर्यक वंश का। फिर आपसे पूछता है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो वो आप बताएंगे हर्यक वंश का। बात क्लियर दोस्त? तो इतनी जो बात है वो आपको समझनी है कि, और इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी गिरिब्रज, ऑप्शन डी वैशाली। बताइए सर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं प्रथम राजधानी की, सबसे पहले तो ये जान लीजिए मगध जो साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने करी थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना जो संस्थापक था मगध साम्राज्य का वो था बिंबिसार। कौन था भैया? वो बिंबिसार था, बिंबिसार था। बात क्लियर है? अब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई जो बिंबिसार था इसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, इसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु इसका नाम था, अजात शत्रु नाम था।
अब अजातशत्रु के बाद फिर उदयन आता है। तो देखिए, अगर ये पूछा जाए कि भाई पहली राजधानी कौन बनाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ बात करें तो जैसे राजधानी बनाने की जो मगध की राजधानी है, वो पहली राजधानी जो है वो गिरिब्रज है, या इसको हम राजगीर भी बोलते हैं, राजगृह भी इसको बोलते हैं, या इसको राजगीर बोल देते हैं। क्या? राजगीर। ठीक है, ये तीनों में से कोई ऑप्शन दिख जाएगा, राजगीर दिख जाए, राजगीर दिख जाए, तो ये आप कह सकते हैं। ठीक है, राज्य का जो केंद्र था वो गंगा के दक्षिण में बिहार का क्षेत्र था। इसकी पहली राजधानी जो है वो गिरिब्रज थी, राजगीर, या इसको राजगीर बोल सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछे, ये तो पहली राजधानी थी, ये गिरिब्रज जो थी प्रथम राजधानी थी। पाटलिपुत्र की बात कर लें, पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है, इसको जो है अजातशत्रु, उदयन, इसने जो है उत्तराधिकारियों ने जो है इसको स्थानांतरित किया, और पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी, दूसरी राजधानी बनी। दूसरी राजधानी। अगर आपसे ये पूछता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो आप बताएंगे गिरिब्रज थी, इसको आप राजगीर बोल सकते हैं, राजगीर बोल सकते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि मगध की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र थी। क्या बताएंगे सर? पाटलिपुत्र। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप कभी कभी आपसे ये पूछता है कि भाई जो मगध था, जो मगध राज्य था, इसमें कितने वंश ने इस पे शासन किया मगध पर, तो सबसे पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश। कौन था? सबसे पहले तो हर्यक वंश शासन किया था। अगर दूसरी बात की बात करें तो शिशुनाग वंश आता है। कौन सा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आता है। और जो अंतिम शासक था यहाँ का, वो था नंद वंश का। किसका? नंद वंश का। बात क्लियर है? नंद वंश का शासन था। अब जैसे आपसे ये पूछा जाए कि साहब जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जो है राजधानी बनी थी दूसरी वाली, तो इसके खोजकर्ता कौन थे? तो पाटलिपुत्र जो है इसके खोजकर्ता जो है अजातशत्रु थे, और उनके पुत्र उदयन ने इसे मगध की राजधानी, जैसे अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की खोज किया था अजातशत्रु ने। ठीक है, और जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने की जिम्मेदारी थी वो किसने ली थी? वो उदयन ने ली थी। तो इतनी जानकारी आपको होगी। जैसे प्रश्न क्या बनेंगे कि मगध पर प्रारंभिक शासन किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। आपसे प्रश्न बनेगा कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो आप बताएंगे गिरिब्रज थी, या राजगीर, या इसको राजगीर बोल सकते हैं। कौन बनाया था? तो बिंबिसार बनाया था। बात क्लियर है? फिर आपसे पूछेगा कि बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो आप बताएंगे अजातशत्रु था। फिर आपसे पूछेगा अजातशत्रु का पुत्र कौन था? तो आप बताएंगे उदयन था। फिर आपसे पूछेगा कि भाई जो मगध की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? पहले तो आपसे पूछेगा खोज किसने की थी? खोज किया था अजातशत्रु ने। अगर आपसे पूछेगा कि राजधानी किसने बनाया, तो उदयन ने बनाया। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका मगध के लिए क्लियर होना चाहिए। बात क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भी है? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? आपके सामने प्रश्न आ गया है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कालाशोक। देखिए सर, इसकी बात कर लेना। तो जो हमने क्या बताया, पाटलिपुत्र मगध की दूसरी राजधानी, मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। खोजकर्ता, अगर आपसे इसकी खोजकर्ता पूछ ले भैया, तो खोजकर्ता कौन थे? अजातशत्रु थे। कौन थे भैया? अजातशत्रु थे। ठीक है, और इसको राजधानी किसने बनाई थी? तो राजधानी जो बनाया था वो बनाया था अजातशत्रु का पुत्र। कौन था? उदयन था। कौन था भैया? उदयन था। इसने क्या किया था? राजधानी जो है पाटलिपुत्र का चयन किया था। कि हमारी राजधानी अब गिरिब्रज नहीं, या राजगिरी नहीं, हमारी दूसरी राजधानी, पहली राजधानी वो थी, दूसरी राजधानी हमारी पाटलिपुत्र होगी। ठीक है दोस्त, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अभी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। उदयन के बाद मगध पर किस राजवंश की स्थापना हुई? हमने क्या बताया आपको? ऑप्शन ए पहले लीजिए नंद वंश, दूसरा मौर्य वंश, तीसरा शुंग वंश, चौथा है शिशुनाग वंश। देखिए सर, अगर हम बात कर लेते हैं, ये पिछला प्रश्न जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो भाई हर्यक वंश आएगा। क्या? हर्यक वंश आएगा, उदयन इसी का था।
हर्यक वंश के बाद दूसरे नंबर पे आता है शिशुनाग वंश। कौन आएगा? शिशुनाग वंश आएगा। और तीसरे नंबर पे कौन आता है भैया? तीसरे नंबर पे आता है नंद वंश। कौन आता है? नंद वंश आता है। तो पूछा जाता है जैसे उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो जाहिर सी बात है हर्यक वंश का जब शासन खत्म हुआ तो किसका आएगा? शिशुनाग वंश का आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी ऋग्वेद। देखिए पुराणों की बात कर लेते हैं, ऋग्वेद की बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, इंडिका की बात कर लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का जो संबंध था, इसके लेखक पहले तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे, या इनको हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। और इनके अर्थशास्त्र का संबंध ये भी पूछा जाता है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? राजनीति से था। किससे था? राजनीति से था। बात बड़ा क्लियर है, ठीक है। बात ऋग्वेद कर लेते हैं। तो ऋग्वेद और पुराण, जैसे ये भी पूछा जाता है कि भाई इनकी रचना कौन किया था? तो पुराण की रचना जो है वो की थी वेद व्यास ने। किसने की थी पुराण की रचना? वेद व्यास। वेद व्यास ने जो है पुराण की रचना की थी, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ऋग्वेद की रचनाकार कौन है, ऋग्वेद का रचयिता कौन है, तो ऋग्वेद का रचयिता वेद जो है, जैसे वेदों पुराणों की बात होती है तो इस फिर जैसे ऋग्वेद की बात होती है, तो बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद में जो सूत्र हैं जो वो किए गए हैं, तो विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, विश्वामित्र ने, ठीक है। और जो पार्ट है, जैसे वैसे देखा जाए तो जो पार्ट जैसे जो वेद हैं, वेद तो वेद व्यास ने लिखा है। इस वेद में 4 हैं। एक है ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा होता है आपका यजुर्वेद। क्या होता है? यजुर्वेद। उसके बाद तीसरा होता है आपका सामवेद, सामवेद। और चौथा होता है आपका अथर्ववेद। क्या होता है? अथर्ववेद, ठीक। ये 4 वेद हैं और इन चारों को प्रश्न आता है आपसे, ठीक है। इन चारों से प्रश्न आता है कि इसमें जैसे कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। अब आपसे इंडिका पूछा गया है। इंडिका से क्या है कि भाई इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है, जिसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप अगला लेते हैं। क्या भैया? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी नालंदा। बताइए सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था आपका तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। बाद में नालंदा हुआ। जैसे पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो की थी कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है सर। तो इसमें राइट आंसर लेकिन हो जाएगा आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसके मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां नंबर लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? पहली बात ऑप्शन ए ले लीजिए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है सर? राजनीति से है। किससे है? राजनीति से है। अब ये पूछा कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई दफा पूछा गया है। तो ये 14 अधिकरणों में इसको विभाजित किया गया। किससे? 14 अधिकरणों में इसको विभाजित किया, ठीक है, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें राइट आंसर आपका अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर। क्या भैया? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी शूद्रक। बताओ भैया। देखिए अगर हम बात करें चंद्रगुप्त के विशिष्ट रूप का जो वर्णन है वो विशाखदत्त में है।
इसमें विशाख दत्त में जो है इसमें ये वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप जो है याद रखिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया, अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए है महापद्म नंद, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है सुकल्प, ऑप्शन डी है घनानंद। बताइए सर। देखिए, अगर हम सिकंदर की बात करते हैं तो सिकंदर जो है ये नंद वंश के समय में आया था। किसके वंश में? नंद वंश। नंद वंश बोले तो इससे पहले जो है शिशुनाग वंश था, ठीक है, उसके पहले हर्यक वंश था। तो तीसरी पीढ़ी जो नंद वंश की आती है मगध पर, तो जो नंद वंश का समकालीन था। तो अब इसमें ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य तो आप काट दीजिए, सुकल्प को आप काट दीजिए, बचते हैं महापद्मनंद और डी ऑप्शन बचता है घनानंद। बताइए इन दोनों में कौन सही है? देखिए, महापद्मनंद लास्ट का था, इसके ये घनानंद के समय में जो है, घनानंद के समय में मगध का कौन सा राजा समकालीन था? तो घनानंद। और घनानंद के बाद कौन आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, जो सिकंदर को क्या कराएगा? हराएगा। बात क्लियर है? तो ये कहानी जो है इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी शुंग। बताओ सर। अब मगध का पूरा आप मगध को आप भूलेंगे नहीं सर। मगध में सबसे पहला वंश, मगध राज्य की स्थापना कौन किया है? हर्यक वंश। कौन? हर्यक वंश। हर्यक वंश बोले तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, उसके बाद कौन वंश आया? शिशुनाग वंश। कौन आया? शिशुनाग वंश आया। ठीक है सर, और इसके बाद फिर आता है आपका नंद वंश। नंद वंश आता है। अब जब नंद वंश घनानंद है, इसका जो घमंड है चाणक्य तोड़ने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए करेगा, और बढ़िया जो वही अर्थशास्त्र उसके जो राजनीति संबंधित उसको करता है। और इसके बाद नंद वंश के बाद मगध पर कौन राज करेगा दोस्त? वो करेगा मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य करता है सर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल क्या है? राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 12 नंबर क्या भैया, किस मुगल सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक राट हो गया, और सारे भी आपको और सारे प्रश्न दिखेंगे, ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण दोस्त। क्लास करिए तो सही। बिंबिसार ने एक राट को तो कहा है, या अजातशत्रु ने कहा है, या अशोक ने कहा है, या महापद्म नंद ने कहा है? बताओ भैया किसने कहा है? देखिए, अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, ये तीनों ने जो है ऐसा एक राट खुद को घोषित नहीं किया था। घोषित किसने किया था? महापद्म नंद ने इसको घोषित किया था। किसने? महापद्म नंद ने स्वयं को क्या घोषित किया था? एक राट घोषित किया था। क्या किया था? एक राट। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने खुद को एक राट घोषित किया था? महापद्म नंद। महापद्म नंद बोले तो एक राट। ऐसे आप याद कर लीजिए दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर पे, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। बताओ सर। सर राइट आंसर क्या होगा? प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय। ये कई दफा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त को जो है बीड़ा बजाती हुई मुद्रा के लिए इसको संगीत का प्रेमी भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो हर्षवर्धन भी था। ठीक है, अब इसमें देखिए ये तीनों गलत है। इसमें राइट आंसर जो है वो है अशोक। अशोक का जो देवनाम प्रियदर्शी है, शिलालेख इसका बड़ा फेमस है। क्या? शिलालेख, जो इसके 14 शिलालेख हैं वो बड़े फेमस हैं। इसको जैसे वहाँ से भी प्रश्न आते हैं और आगे हमने प्रश्न लिया भी है उससे। ठीक है दोस्त, तो इसको आप अभी ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए आ गया। एक राट कौन था? अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक राट कौन था? महापद्म नंद। कौन था?
भूलने नहीं देंगे आपको। ऐसे हम प्रश्न सेट करते हैं ताकि ऐसे प्रश्न अगर आप एग्जाम में आए तो ऐसे कर लीजिए। महापद्मनंद एक राट था। देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, ये किसका नाम था? अशोक का। किसका नाम था? अशोक। और यहाँ हमसे क्या पूछा? भारत का नेपोलियन। बताओ भैया कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत का नेपोलियन ये कौन था? समुद्रगुप्त था, हारा ही नहीं था। कुमारगुप्त के विषय की विशेषता ये है कि इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अब नालंदा विश्वविद्यालय का पूछा था कि जीर्णोद्धार किसने कराया या पुनरुद्धार किसने कराया, तो पुनरुद्धार अगर पूछेगा, पुनरुद्धार अगर पूछेगा तो ये करवाया था धर्मपाल ने। इसने धर्मपाल ने, और धर्मपाल ने इसका पुनरुद्धार करने के साथ साथ और क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, मामला क्लियर दोस्त? तो ये चीज है। ठीक है, इसमें राइट आंसर भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। भारत का एकराट महापद्मनंद, देवनाम प्रियदर्शी अशोक। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आप इसको करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है सर, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। क्या था? भारत का नेपोलियन था। ठीक है, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने वाला, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था भैया, इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी उपाधि इसने ली थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसमें क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 16 नंबर। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लीजिए सर, सबसे पहले हर्यक वंश, ठीक, उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, इसके बाद कौन आया था? हर्यक, शिशुनाग, और उसके बाद आपका आया था नंद वंश, नंद वंश, और उसके बाद कौन आया भैया? हर्यक, शिशुनाग, नंद, और उसके बाद जो है आपका आता है मौर्य वंश। कौन आता है? मौर्य वंश आता है। ठीक है, अब बताना ये है कि तो पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे ये था, चौथे नंबर पे आपका ये था। भाई पांचवें नंबर का कौन था? मौर्य वंश के पश्चात कौन आया? ऑप्शन ए है शक वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी सतवाहन वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। बताओ भैया कौन आया था? तो भैया पुष्यमित्र शुंग, मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आया था। कौन आया था? शुंग वंश आया था, और इसका संस्थापक कौन था? शुंग का पुष्यभूति शुंग था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 17 नंबर। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए है बी एन मिश्रा, ऑप्शन बी है प्रिंसेप, ऑप्शन सी है एच डी साकलिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप जो था ये अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का काम इसने किया था। जो ब्राह्मी अभिलेख थे इसको पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है दोस्त, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 18 नंबर पे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बताओ भैया। ऑप्शन ए मास्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन बी भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन सी रानी का स्तंभ लेख, ऑप्शन डी है रुमिनदेई अभिलेख। ये इतने हैं, बताओ इसमें क्या होगा? तो इसमें भैया जो राइट है वो है आपका मस्की का लघु शिलालेख। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भैया? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर 19 नंबर में। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? कम से कम 5 बार बीपीएससी मैंने देखा ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ऑप्शन बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ऑप्शन सी है ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो सीता भूमि है ये माना जाता है कि ये जो दान में दी जाती है। ठीक है,
तो ये कह सकते हैं कि सीता भूमि का जो अभिप्राय है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़िए पहले आप, ठीक। देखिए हम लोग ये सोचते हैं सीता भूमि यो है जो दान में दी गई। दान में किसको देते थे हम लोग? दान में ब्राह्मणों को देते। बिल्कुल ये बात गलत है, ये सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य बोले तो विष्णुगुप्त, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, ठीक है। तो इसमें ये प्रश्न बीपीएससी ने कई दफ़ा पूछ रखा है कि भाई सीता भूमि का क्या अर्थ है, ठीक है। तो सीता भूमि का अर्थ ये कि शाही भूमि से राजस्व, मतलब ये जैसे अब अगर आप अर्थशास्त्र के अलावा मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल में सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें जो अर्थशास्त्र में दिया गया है सीता भूमि से तात्पर्य है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। चलिए आखिरी प्रश्न लेते हैं। सेड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन ए आर के मुखर्जी, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी डी आर भंडारकर, ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर इसकी हम बात कर लें सर, सेड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर सर, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।